नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दुर्गेश आज लेकर आया हूं फिर आपको बायोलॉजी के ऊपर एक नए टॉपिक्स के ऊपर डील करने वाला हूं। आज का टॉपिक्स है जेनेटिक कोड। मैं बात करूं आज जेनेटिक कोड के ऊपर। मैं जैसे लिखा हूं जेनेटिक कोड, आप समझेंगे जेनेटिक कोड है क्या, जेनेटिक कोड कहते किसको हैं। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा, मैं जेनेटिक कोड को समझा रहा हूँ। जेनेटिक कोड होता क्या है, बेसिकली जेनेटिक कोड जो है वो इसको हम लोग कहते हैं एक टेप समझा जाए, मतलब जेनेटिक कोड को एक आनुवंशिक सूचनाओं से निहित टेप समझा जाता है, सही है, जिसमें प्रोटीन के बनने के लिए कोड छिपा होता है। यह कोड ही जेनेटिक कोड कहलाता है। प्रोटीन के बनने के लिए कोड छिपा होता है। किस तरह से, मैं आज बेसिकली बात करूंगा आपको जेनेटिक मतलब आनुवंशिक कूट है क्या, आनुवंशिक कूट की खोज किसने की और कोडोन किसको कहते हैं, इसके बाद आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैंने ये एनिमेशन आपके लिए लाया हूं मित्रों, मैं दिखा रहा था ये, इसमें 3 बेस काम करता है। फर्स्ट बेस, ये सेकेंड बेस रहता है और इधर थर्ड बेस काम करता है, और ये थर्ड बेस, तीनों बेस काम करके मुख्यतः जेनेटिक कोड बनाता है। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड आनुवंशिक सूचनाओं से निहित एक टेप समझा जाता है जिसमें प्रोटीन के बनने के लिए कोड छिपा होता है। यह कोड ही जेनेटिक कोड कहलाता है। मुख्यतः जेनेटिक कोड होता कहाँ है, तो जेनेटिक कोड देखा जाए तो मुख्यतः वह नाइट्रोजिनस बेस का एक सीक्वेंस है। नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस को ही मुख्यतः जेनेटिक कोड कहते हैं, मुख्यतः जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड के संबंध में अगर समझा जाए तो मैं मतलब देखा जाए तो जेनेटिक कोड प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए, और 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है जब एक साथ कंजुगेट होता है तो शरीर में प्रोटीन बनाने के लायक होता है, और वो शरीर में प्रोटीन बनाता है। मित्रों समझिएगा, विविध विचारधारा के वैज्ञानिक आए और विविध विचारधाराओं ने अपने पास को रखा और उन्होंने स्पष्ट किया कि मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड को किस प्रकार बनाया जाए। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस का जो है मुख्यतः जो सीक्वेंस होता है वह AUGC इस रूप में कार्य करता है। मित्रों समझिएगा, अगर मैं सिंगलेट नेचर की बात करूं, सिंगलेट नेचर की अगर बात करूं कि जेनेटिक कोड होता किस तरह से है, सिंगलेट नेचर में अगर देखा जाए तो कोड जो है यह कोड किस रूप में काम करता है और अमीनो एसिड जो है वह किस रूप में कार्य करता है। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो कोड 1 काम करेगा, कोड 1 होगा। इसके लिए देखा जाए तो कोड 2 काम करता है। इसके लिए देखा जाए तो कोड 3 काम करता है, और इसके लिए देखा जाए तो कोड 4 काम करता है। और यह चारों कोड मिलता है, अगर 4 कोड मिल जाता है तो इससे एक प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। अगर इससे देखा जाए तो अमीनो एसिड 2 बनता है, इससे देखा जाए तो अमीनो एसिड 3 बनता है, और इससे देखा जाए तो अमीनो एसिड 4 बनता है। अगर मतलब देखा जाए तो 4 गुने 1 के रूप में देखा जाए तो 4 गुने 1 किया जाता है तो 4 ही कोड बनते हैं, सही है, मतलब 4 अमीनो एसिड ही बनते हैं, सही है। इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनने के लिए कम से कम, सही है। अगर सिंगलेट कोड में अगर हम लोग बात करें तो 4 गुने 4 के रूप में करते हैं तो 4 ही अमीनो एसिड बनता है, सही है, और 4 अमीनो एसिड जो है उससे कभी प्रोटीन बन ही नहीं सकता है, सही है, इसके लिए संभव ही नहीं होता। तो सिंगलेट नेचर रूप में अगर देखा जाए तो AUGC की बात करें तो हम लोग AUGC में सिंगलेट नेचर में सिंगल प्रकृति में अगर कोडोन को देखा जाए 4 गुने 1 4 प्रकार के अमीनो एसिड बनाएगा, जो कि कभी संभव ही नहीं है। फिर दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक आए, जेनेटिक कोड को फिर स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसी जेनेटिक कोड को डबल नेचर का ले लिया, सही है, डबलेट नेचर का। अब डबलेट नेचर में इनका क्या कहना था, डबलेट नेचर में क्या करना था, AUGC, इधर भी AUGC इन्होंने ले लिया, AUGC। अब इस कोड को डबलेट नेचर में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। आप समझेंगे मित्रों, मैं बता रहा हूँ फिर से, मतलब ये हुआ फर्स्ट बेस, इसको देखा जाए तो ये सेकेंड बेस काम करता है, और इधर देखा जाए तो ये थर्ड बेस काम करता है। अब तीनों बेस काम करके मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यतः यहाँ पर देखा जाए तो ये काम, थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, ये AA किस रूप में काम करेगा। यहाँ देखा जाए तो ये AU होता है, यहाँ काम किया जाए तो AG, इधर से ये लेंगे, इधर से ये, इधर से ये, इधर से A रहा, इधर से C रहा, AC। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये U, इधर वाला E वाला देखा जाए तो A, ये देखा जाए तो U, इधर U देखा जाए, इधर U, इधर G लिया जाए, इधर से U, इधर से C लिया जाए। अगर यहाँ बात करें हम लोग तो ये G इधर ले लिया जाए A, इधर ये G, इधर U, ये G और ये G, फिर ये G और ये C। इधर मैं बात करूं तो जगह C, इधर A, इधर से बात करूं तो ये C, इधर U, यहाँ से ये C, इधर G, यहाँ से C और ये C।
मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर से ये मैं जब डबलेट नेचर का कर रहा हूँ, मतलब क्वाड को डबल कर दिया हूँ, तो A1 में ए अमीनो एसिड बन रहा है, एक क्वाड ये हुआ, एक क्वाड ये हुआ, एक क्वाड ये हुआ, एक क्वाड ये हुआ, मतलब 4 क्वाड हुआ। इधर से भी देखा जा रहा 4 क्वाड हो रहा है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो 4 गुने 4 अगर हम लोग करते हैं, 4 चौके 16, मतलब 16 अमीनो एसिड से 16 प्रकार के अमीनो एसिड 4 गुने 4 जब करते हैं डबलेट नेचर में, तो 4 गुने 4 क्वाड बनता है, और 4 गुने 4 क्वाड को हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 16 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। सही है। और 16 प्रकार के अमीनो एसिड कम से कम हमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। सही है। तब जाके हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं, उससे पहले प्रोटीन बन नहीं सकता है। तो ये भी संभव नहीं होता है। सही है। 16 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए हम लोग ये बना ले, तो ये भी संभव नहीं होता, और इस प्रकार के 16 प्रकार के अमीनो एसिड से हम लोग ये नहीं बना सकते हैं। तब इसके लिए फिर एक दूसरे विचारधारा आया कि चाहिए चलो सिंगलेट नेचर में नहीं हुआ, डबलेट नेचर का देख लेता हूँ, उसमें भी नहीं हुआ। अगर मैं तीसरी अगर ट्रिपलेट नेचर की बात करूँ, तो ट्रिपलेट नेचर में कहीं संभव पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो बन जाती है। सही है। मैं दिखाता हूँ, समझिएगा मित्रों, UCAG, इधर UCAG। एक वैज्ञानिक थे मित्रों, एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका गैमो। गैमो कहानी है लगभग 1954 ईस्वी की। गैमो ने यह सोचा कि चलो यार सिंगलेट नेचर में भी जेनेटिक कोड प्रोटीन बनने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, डबल नेचर में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने गैमो ने क्या किया, इसे ट्रिपलेट नेचर में डाल दिया। ट्रिपलेट नेचर में इस प्रोटीन बनने के लिए कोड को डाल दिया, जेनेटिक कोड को फिट कर दिया ट्रिपलेट नेचर में। इन्होंने इस तरह से जो है मतलब फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस और थर्ड बेस बना लिया पूरी तरह से। देखिए मित्रों, ये आपका सही है, मतलब मैं 4 खांचा बना रहा हूँ, उसमें से दिखा रहा हूँ। इन्होंने क्या इधर से भी जो है इसी कोड को ले लिया, एक में 4 कोडोन को इस प्रकार डाल दिया, ताकि ये जो है मुख्यतः कोडोन मतलब 20 प्रकार से अधिक या ज़्यादा जो है कोडोन बन जाए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो UCAG, यहाँ UCAG, ये मतलब थर्ड बेस हुआ, ये थर्ड बेस जेनेटिक कोड का बना। और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये सेकेंड बेस हुआ जेनेटिक कोड का, सेकेंड बेस। अगर वहीं मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट बेस के रूप में काम करता है। मैं इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम भी दिखाता हूं आपको नेट से लेकर। तो ये फर्स्ट बेस काम करता है, मुख्यतः फर्स्ट बेस काम करता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे मित्रों, यहाँ U है, यहाँ U ले लीजिए और उधर से U है, मतलब एक कॉर्डोन के रूप में ये काम किया। इस तरह से बनाते चलिए, 4 लाइनिंग एक कॉर्डोन के रूप में आप ले सकते हैं। ये 4 कॉर्डोन हम लोग लाइनिंग ले लिए हैं इस तरह से। अब इसमें बनाएंगे, देखिए ये U वाला, ये U वाला, ये U वाला, उधर देखते हैं हम C है, ये कॉर्डोन ले लेते हैं। इधर U हुआ, इधर ये U हुआ, और उधर देख रहे हैं हम लोग A ले लेते हैं, कॉर्डोन के रूप में काम करता है। इधर अगर U ले लें, ये U ले लें, और उधर से ले लिया जाए G रूप में काम कर लिया। मतलब इस तरह से सोच के आपको कॉर्डोन बनाना है। इधर ये U रहा, इधर C है, इधर A है, इधर G है। अगर इसमें मैं बात करूं तो इधर एक C हुआ, इसका भी अगर 4 लाइनिंग बना दें तो शायद बेहतर होगा, समझने में आसानी होगी, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये इस प्रकार जो है ये कॉर्डोन के रूप में बना दीजिए। यहाँ भी वही कंडीशन है, 4 आप लाइनिंग खींच लीजिए ताकि कॉर्डोन जो है स्पष्ट लेटर में बना हो। और मुख्यतः देखा जाए तो कॉर्डोन जो होता है वो कोमालेस होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है, कोमालेस होता है, प्लस इसमें जो है कोमा नहीं होता है। ये दूसरा अगर मैं बात करूं तो नॉन ओवरलैपिंग होता है, किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये मतलब ओवरलैपिंग नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है। सही है। तो इस तरह से ये काम करता है। मुख्यतः देखिए मैं ये इस तरह से डिजाइनिंग किया हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके सापेक्ष में तो यहाँ CU, उधर वाला U, यहाँ मैं बात करूँ CU, उधर देखा जाए तो C है, यहाँ बात करूँ C, ये U, और उधर है A, इसके ले लो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये C, इधर U, और वहाँ है G। अब यहाँ देखें तो ये A है, ये U है, और उधर देखें तो U है, यहाँ देखें तो A, उधर देखें U, और उधर है U ही है। यहाँ से देखें तो ये A, उधर देखा जाए तो A, इधर देखा जाए G है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो A, इधर U, और उधर देखा जाए तो मुख्यतः G है। तो ये मतलब जेनेटिक कोड के रूप में ये सूचना दे रहा है। मुख्यतः मैं ये समझा रहा हूँ मित्रों कि जैसे कि AUG जो कॉर्डोन का नाम है मिथियोनिन, जैसे कि यहाँ मैंने अभी दिखाया,
ये मिथ्योनिन कोडोन जो होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में मुख्यतः स्टार्टिंग कोडोन के रूप में कार्य करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मतलब स्टॉपिंग कोडोन कहाँ होता है, किस कोडोन का नाम किस तरह से होता है, कैसे कोडोन जो है वह प्रोटीन बनाने के लिए शुरू करता है और किस कोडोन से प्रोटीन बनता है और कहाँ पर जाकर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है, कहाँ से प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से अलग हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला टूटकर फिर प्रोटीन के शरीर में बनने के लिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर चली जाती है। मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मैं कॉर्ड देखूँ तो ये जी यू, उधर देखा जाए तो यू बन जाता है। फिर यहाँ अगर बात करूँ जी यू और वहाँ बात करूँ तो सी, इधर जी यू और उधर ए बन जाता है, इधर जी यू और उधर बन जाता है जी। इस प्रकार ये कोडोन बनाकर से आप यहाँ पर भी भर सकते हैं, यहाँ पर भी भरिए और यहाँ पर भी भरिए, सही है। भरकर मैं आगे पूरा मतलब डायग्राम मैं नेट से डाउनलोड किया हूँ, मैं दिखाता हूँ। चूँकि समय ने वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा मित्रों, तो उतना ज़्यादा देर फिर देख भी नहीं पाएंगे, तो मैं इसको जो है एक शॉर्टकट तरीके से मैं नेट से डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मैटर को मैंने जो डाउनलोड किया है उसको मैटर दिखा रहा हूँ। देखिए मित्रों, सेम यही मैंने अभी पिछले एनिमेशन में दिखाया था, आपको बना के दिखा रहा था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये जेनेटिक कोड का फ्लुएंसी एक चार्ट मैंने बनाया, प्रिपेयर किया है। जैसे कि यहाँ मैंने बोला था कि UCAG हुआ, इधर भी UCAG ले लिया कोडोन के रूप में, ये इधर भी UCAG कोडोन के रूप में ले लिया। जैसे कि पहला कोडोन बन रहा, आप देख रहे हैं पहला कोडोन मुख्यतः जो है ये UUC जो है काम कर रहा है, फिनेंथ्रीन के रूप में काम करता है। फिनेंथ्रीन जैसे कि मैं इस कोड पर आपको फ्लो चार्ट के रूप में लिखा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए फिनाइल एलानिन के रूप में ये काम करता है। ये कोड मुख्यतः देखा जाए फिनाइल एलानिन के रूप में ये भी काम करता है, ल्यूसीन के रूप में ये काम करता है। ये पहला वाला कोड से ये इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें जो है 4, ये 4 8, ये 4 12 और ये 4 16। इधर से देखा जाए तो 1 2 3 4 घर इसमें भी है, तो 16 चौके 64। अगर 4 गुने 4 गुने 4 के रूप में अगर ट्रिपलेट नेचर का कोड बना जाए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब 64 कोडोन हो रहा है। और 64 कोडोन से मुख्यतः 64 कोडोन से मतलब 64 प्रकार के एमाइनो एसिड का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और हमें चाहिए कितने शरीर में प्रोटीन बनने के लिए, मैंने पहले ही जेनेटिक एक्सप्लेनेशन में आपको कोड में बताया था कि हमें कम से कम 20 प्रकार के एमाइनो एसिड चाहिए जिससे हमारा शरीर में प्रोटीन बन सके। तो जब ये 4 गुने 4 गुने 4 के रूप में होगा तो 64 कोडोन बन जाएगा, सही। और 64 कोडोन बन जाएगा तो बाकी आप सोचते होंगे मित्रों कि 20 ही प्रकार का अमीनो एसिड चाहिए, सही बात है, 20 प्रकार का अमीनो एसिड चाहिए, तो बाकी और क्या होता है, तो बाकी और जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनेरेटिव नेचर का होता है, सही। ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाता है, वैज्ञानिक ऐसा माना, ऑटोमेटिकली वो कोड नष्ट हो जाता है और कोड नष्ट होने के बाद हमें 20 प्रकार का अमीनो एसिड हमारे शरीर में चला आता है और बाकी सारे कोडोन डीजेनरेट होकर नष्ट होकर बाहर फिर निकल जाते हैं। तो मुख्यतः प्रोटीन बनने के लिए गैमो साहब ने ये बताया, गैमो वैज्ञानिक 1954 में से 1954 में इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, 3 मतलब कोडोन का बना होता है और 4 गुने 4 गुने 4 के रूप में रहता है, जिससे 64 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, सही है। और 64 प्रकार के अमीनो एसिड बनने के लिए, सही है, मुख्यतः 20 प्रकार के अमीनो एसिड ही चाहिए, सही है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। और यह 20 प्रकार के अमीनो एसिड से हम लोग प्रोटीन बना लेंगे और प्रोटीन बनने के बाद बाकी जितने भी कोडोन होंगे उन सबको हम लोग नष्ट कर देंगे। तो ये कोडोन के रूप में ये काम करता। मैंने एक चीज़ दिखाया था नीचे में फ्लोरेसेंस चार्ट, इस तरह से आप पूरे जेनेटिक कोड को, अनुवांशिक संकेत को बना सकते हैं, सही है। इसमें दिया ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है कोडोन का। अब मैं आपको पिछले मतलब चैप्टर में समझाया था, एक चीज़ दिखाया था आपको कि जैसे कि मान लीजिए ये डीएनए है, मित्रों समझिएगा, मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए का अगर रेप्लिकेशन किया जाए, डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाए तो डीएनए बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाए तो डीएनए बन जाता है। अगर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए तो ये बना लेता है एमआरएनए, एमआरएनए। अगर इसी एमआरएनए का फिर से ट्रांसलेशन कर दें, ट्रांसलेशन कर दें तो हम बना सकते हैं कौन चीज़, प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और मुख्यतः जो है रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए तैयार कर लेंगे और डीएनए से फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए तैयार कर लेते हैं और एमआरएनए का अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो फिर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो 3 वे में जो है मुख्यतः ट्रांसलेशन के माध्यम से, अभी मैं दिखाया था आपको कि ट्रांसलेशन के माध्यम से हम लोग जो है या जो है डीएनए तैयार, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हम लोग प्रोटीन तैयार कर लेते हैं। मतलब जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो कोडोन बन जाता है, जिस कोडोन में प्रोटीन के निर्माण के लिए कोडोन छुपे रहते हैं। मुख्यतः मैं ये दिखाया था, ये देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताया था मित्रों से, ये कोडोन है मिथ्योनिन, ये वाला कोड, ये वाला कोड AUGC, मिथ्योनिन यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, सही। तो ये मतलब मिथ्योनिन कोडोन जो है प्रोटीन को बनाने के लिए स्टार्ट करता है। वहीं देखा जाए पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जो रहता है, मुख्यतः पॉजिटिवली चार्ज हो, सही, एक
ये ट्रांसलेशन स्टॉप कोडॉन यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों, ये रहा और इसके बाद ये रहा। अगर मान लीजिए UAA और UAG या फिर UGA, इसके शॉर्टकट में कहेंगे AG गा, AG गा, इस कॉर्डन, बाकी यू कॉमन है तीनों में से। अगर इस तीनों कॉर्डन में से कोई भी कॉर्डन प्राप्त होगा, राइबोसोम को कोई भी कॉर्डन प्राप्त होगा, सही है, तो वह मतलब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो है स्टॉप हो जाएगी, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन से कॉर्डन टूट जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन से कॉर्डन टूट जाएगा तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, सही है। वहीं पॉजिटिवली चार्ज में ये अमीनो एसिड की बात कर रहा था, ये मुख्यतः ये वाला कॉर्डन है, ये वाला कॉर्डन है, सही। ऊपर में ये 3 कॉर्डन, ये जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, मैं इसकी भी बात किया, सही। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से ये आप देख रहे हैं, ये वाला चैम्बर से ये वाला चैम्बर जो है, इधर ये देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, सही। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो पानी से दूर भागता हो, सही। एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो हिंदी में कहते हैं उसको जल से नहीं, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जल विरोधी, जो जल से दूर भागता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और जो जल के नजदीक रहता है, जो जल से प्यार करता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये दो मतलब नेचर होते हैं। मुख्यतः अमीनो एसिड जो है कॉर्डन मुख्यतः हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी होते हैं जो जल से दूर भागते हैं। मैंने ये पीला वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया हूँ येलो कलर का, ये यहाँ पर भी है, से, और ये जो है मुख्यतः हाइड्रोफोबिक नेचर का अमीनो एसिड होता है, जिसके बारे में कॉर्डन बनने के लिए सहायक होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए। वही अगर मैं निगेटिवली चार्ज की बात करूं, निगेटिवली चार्ज, तो इसमें बहुत सारे निगेटिवली चार्ज भी रहते हैं, जैसे ये वाला थोड़ा सा ब्लू कलर का है, ये वाला कॉर्डन भी देख रहे हैं, सही है। पूरे मतलब पार्ट बाय पार्ट दिखाया गया, ये सब कॉर्डन का अलग अलग नाम है, मैं वहाँ दिखा रहा हूँ आपको, तो कॉर्डन किस तरह से कार्य करता है वो समझिएगा। तो ये निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, से। वहीं हाइड्रोफिलिक भी नॉन चार्जेबल होता है अमीनो एसिड। मैंने बोला था भी हाइड्रोफिलिक मतलब जो जल स्नेही हो, जो जल के प्रति प्रेम हो उनका, जो जल के प्रति प्रीति हो, उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो नॉन चार्जेबल अमीनो एसिड होते हैं, से। इसका भी मुख्यतः काम होता है, मैंने इसको दिखाया, से। और ये मैं अभी आप बोला था कि जेनेटिक कोड कैसे, मतलब किसका क्या नाम है, तो यहाँ पर देखेंगे ये फ्लुएंसी चार्ट में आपको दिखाया हूँ, यू करके जो है, ये मैं भी दिखाया था कि फिनाइल एलानिन कॉर्डन के रूप में ये काम करता है, यहाँ फिनाइल एलानिन। वहीं एलयू की मैं अगर बात करूँ तो ये ल्यूसिन कॉड के रूप में काम करता है, ये ल्यूसिन कॉड रहता है। बाकी ये भी पूरा जो है ल्यूसिन ही कॉड के रूप में काम करता है, ल्यूसिन ही है, सही है। इसके बाद मैं अगर बात करूं आइसोड्यूसिन, ये वाला आइसोड्यूसिन, ये वाला 3 चैम्बर, और ये मिथियोनिन को कॉड करता है। AUG स्टार्टिंग कॉड होता है जो प्रोटीन बनाने में मुख्यतः स्टेप जो हेल्प करता है। वहीं अगर मैं वेल की बात करूं तो वेलानिन, ये मुख्यतः जो है सारी चीज़ को मैंने दिखाया है, वेलानिन है ये, यहाँ पर आप काम कर रहा, तो ये वेलानिन जो है ये 4 कॉडन के रूप में काम करता है, ये वाला वेलानिन होता है, सही। इसके बाद फिर SCR की मैं बात कर रहा हूँ, सही, तो देखेंगे आप, सही, तो SCR रूप में काम क्या करता है, सेनिन हम लोग कहते हैं इसको, सही है। ये कॉडन सेनिन के रूप में कार्य करता है। वहीं हम लोग प्रो की बात करें, सही है, तो जो है प्रोलीन होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये कॉडन प्रोलीन के रूप में काम करता है। अगर मैं THR की बात करूँ, सही, तो THR मुख्यतः देखेंगे आप, सही, थ्रियोनिन के रूप में काम करता है, ये वाला कॉड थ्रियोनिन के रूप में काम करता है। वहीं आपको मैंने बताया था कि ये वाला ALA, यहाँ पर ALA, सही है, ये जो है मुख्यतः एलानिन के रूप में ये कॉडन कार्य करता है। सब अमीनो एसिड कॉड का नाम होते हैं अलग अलग और वो उस रूप से कार्य करते हैं। ये देखिए TYR, से TYR जो है, TYR काम करता है, मतलब कहते हैं ट्राइसोनिन, ये ट्राइसोनिन के रूप में काम करता है। और बाकी ये दोनों स्टॉपिंग कॉडन है, सही। एक मित्रों यहाँ भी स्टॉपिंग कॉडन है, इसको भी मैंने दिखाया, सही। इसके बाद अगर हम लोग चले तो इसके बाद हिस्टिडीन आ जाती है, ये यहाँ पर हिस्टिडीन 2 कॉडन के रूप में काम करता है, सही। अगर मैं तीसरी बात करूँ, सही, तो एक हो जाते हैं ग्लूटामीन, ये दो कॉडन ग्लूटामीन के रूप में काम करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ASN से एस्पार्जिनिन, ASP, ये एस्पार्जिनिन के रूप में ये काम करता है। अगर मैं फिर इसकी बात करूँ LYS का, से, तो LYS के लिए दिखा है लाइसिन, ये दोनों वाला कॉडन लाइसिन के रूप में काम करता है, सही है, ये काम करता है। फिर अगर ASP की बात करूँ, ASP, तो ASP मुख्यतः देखा जाए तो ये काम करता है एस्पार्टिक एसिड, ये वाला भाग एस्पार्टिक एसिड के रूप में काम करता है, ये वाला। और ये GLU है, फिर से GLU जो है ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, ये वाला कॉडन काम करता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं CYS की, से, तो CYS जो है वो काम करता है सिस्टीन की, ये वाला CYS सिस्टीन का काम करता है, से। TRP फिर देखिएगा आप, अगर समझिएगा तो TRP जो है मुख्यतः वह ट्रिप्टोफेन का काम करता है, ये वाला TRP ट्रिप्टोफेन का काम करता है। फिर यहाँ से देखा जाए ARG काम करता है, तो आप देखेंगे तो ARG जो होता है आर्जिनिन रहता है, ये काम करता है, ये वाला 4 कॉडन। वहीं SCR की मैं अगर बात करूं तो सेनिन होता है, ये वाला, से। फिर ARG की मैं अगर गप करूं तो ARG देखिएगा तो आप कॉड के रूप में मुख्यतः जो है ये काम करता है, एलानिन। ये देखा जाए GLY,
GLY देखेंगे कोडोन के रूप में, तो वो काम करता है किसमें, मतलब ग्लाइसिन के रूप में काम करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मित्रों, तो सारे कोडोन जो है, ये सारे कोडोन जो है इस रूप में काम करता है, सही है। और हम लोग जो है आसानी से देख पा लेते हैं, सही है, कि मतलब किस कोडोन का क्या नाम होता है। मैंने अभी दिखाया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ये वाला MET मिथियोनिन कहते हैं हम लोग इसको, मिथियोनिन या मेथियोनिन जो है मतलब AUG कोडोन से स्टार्टिंग होता है। मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको डायग्राम, यहाँ भी देखिए है, ये AUG मिथियोनिन कोडोन के रूप में काम करता है, जहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। जब राइबोसोम को राइबोसोम को मैसेंजर RNA के माध्यम से जब ये कोडोन प्राप्त होता है AUG, तो AUG प्रोटीन स्टार्टिंग कोडोन के रूप में काम करना शुरू कर देता है। अगर कहीं भी AG गा, AG और गा, AG और गा, इसमें सब में UU लगा दीजिए। ये 3 कोडोन जो है स्टॉपिंग कोडोन होता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे स्टॉपिंग कोडोन जो प्रोटीन बनने के लिए नहीं देता है। तो मुख्यतः मैं ये जिक्र किया कि आपको दिखाया 4x4x4 के रूप में जो है 16 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। और यह 16 प्रकार के अमीनो एसिड 16 नहीं, सॉरी मित्रों, मैं 64 प्रकार का, 4x4x4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्रकार का अमीनो एसिड बनता है। और यह 64 प्रकार के अमीनो एसिड में 20 प्रकार के प्रोटीन बनने के लिए जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए वो बन जाएगा। मित्रों, अमीनो एसिड जो होती है मतलब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, सही है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। आप जानते होंगे, मैं पिछले क्लास में बताया था कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है और प्रोटीन क्या एक प्रकार का एंजाइम है, सही है। तो सबसे पहले जो है मतलब DNA तैयार कीजिए और DNA के बाद से उसका अगर ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं तो mRNA बन जाता है। और उसी mRNA का फिर से ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो प्रोटीन बनने के लिए एलिजिबल हो जाती है, तो प्रोटीन बन जाती है। मित्रों, मैं ये समझा रहा था कि जेनेटिक कोड आपको किस तरह से काम करता है। से अगर देखा जाए तो जेनेटिक कोड जो है मतलब वो इन्फॉर्मेशन को मतलब पूरे पीढ़ी में जो है मतलब एक इन्फॉर्मेशन को करेक्ट रखता है प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन को संचित रखता है, जिससे सही है मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है। जब जरूरत होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन जो हमारे केंद्रक में मुख्यतः मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ आपको, सही है, कि RNA जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है tRNA, एक होता है mRNA और एक होता है rRNA, सही है। मतलब T फॉर होता है ट्रांसफर, T फॉर हुआ ट्रांसफर RNA राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है। M मतलब होता है मैसेंजर, ये मैसेंजर RNA। वहीं R देखेगा तो मित्रों राइबोसोमल, इसको कहते हैं राइबोसोमल RNA, सही है। तो ट्रांसफर RNA का काम है ट्रांसफर करना, सही है, ट्रांसफर करना, सही है, मतलब कि शरीर में प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही, उसके लिए आवश्यक अमीनो एसिड का जो कोडोन होगा उसको ये ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर मैसेंजर RNA मैसेज भेजता है, सही है, कि शरीर में बॉडी में हमारा जो है प्रोटीन बनने की क्रिया बंद हो गई। सिर्फ मैं यहाँ अभी कोडोन के ऊपर बात कर रहा हूँ मित्रों, मैं फिर और कभी वक्त लगा तो और मैं बताऊंगा, पर मैं अभी प्रोटीन बनने के बाद विवश हूँ। प्रोटीन सिर्फ मैं जेनेटिक कोड के ऊपर बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो mRNA जो है वो मैसेंजर देता है, मैसेज ले जाता है, सही है, कि हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बन रहा है, सही है, प्रोटीन बनने के लिए कुछ काम करो, सही है। तो ये भेज देता है ट्रांसफर RNA के पास, सही है। ट्रांसफर RNA जो है कहता है अरे प्रोटीन नहीं है बॉडी में, तो चलो प्रोटीन बनाते हैं, सही है। तो mRNA चला जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, सही है। अब ये ट्रांसफर RNA भेज देता है, तो ट्रांसफर RNA ट्रांसफर करता है किसको, rRNA को, सही है। rRNA मतलब क्या, राइबोसोमल RNA, सही है। ये राइबोसोमल RNA क्या हुआ, मतलब राइबोसोम आप देखे होंगे इस तरह से राइबोसोम रहता है, सही है। अगर इस तरह से राइबोसोम, वहीं अगर मैं सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। वहीं अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, सही। एस जो है सेवर बर्ड यूनिट होती है, इकाई होती है। इसी में ये देखिएगा मित्रों, तो ये mRNA का काम करता है। आगे मैं प्रोटीन के लिए और डिटेल बताऊंगा, mRNA का काम करता है। यहीं पर जो है ये tRNA लगा रहता है जो अमीनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सही है। इधर पर मान लीजिए NH2, अगर ये पर COH या फॉर्माइल ग्रुप आप हम लोग डाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से कोड, जैसे मान लीजिए AUG कोड आ रहा है, AUG कोड ये स्टार्ट करता है, बस यहाँ से प्रोटीन का एक छल्ला बनना शुरू हो जाता है, प्रोटीन बनते रहता है, इस तरह से प्रोटीन बन कर, सही है। मतलब क्या हुआ, फिर से ये जो है मतलब ट्रांसफर RNA राइबोसोम को भेजता है, भाई प्रोटीन शरीर में नहीं है, प्रोटीन बनाओ। तब ये राइबोसोम जो है स्टिमुलेट होता है, सही है, और राइबोसोम जो है शरीर में फिर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं मित्रों कि मुख्यतः हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए जो प्रोटीन बनाने के लिए काफ़ी जरूरी है। या 20 प्रकार के अमीनो एसिड को समझाने के लिए गैमो साहब आए थे, सही है। गैमो साहब, मैं पीछे भी बताया, गैमो, सही है, मतलब 1954 ईस्वी में
गैमो ने जेनेटिक कोड को बड़े ही डिटेल से बताया, सही है। और मेनली जेनेटिक कोड बनने के लिए 64 प्रकार के रिक्वायरमेंट को, 64 प्रकार के कोडोन को रिस्पॉन्सिबल बताया, सही। और 64 प्रकार के कोडोन को बनाने के लिए से बनाकर इन्होंने 20 प्रकार के अमीनो एसिड को निकाला। बाकी सारे जेनेटिक कोड को उन्होंने कहा कि ये डिजेनरेटिव नेचर का होता। अगर मैं बात करूं जेनेटिक कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा, किसी भी जेनेटिक कोड को हमने जब भी बनाया तो ट्रिपलेट नेचर का, AUG, AGG, AUG, AAA, UCG, सही है। हर एक कोड में देख रहे हैं सब ट्रिपलेट नेचर का है मित्रों, ट्रिपलेट नेचर का, सही है। पहला विशेषता यह है इंपॉर्टेंस। अगर मैं दूसरा बात करूं तो अगर ये देखा जाए तो इसमें कहीं कोमा कार्य नहीं करता है, सही। जेनेटिक कोड में कहीं कोमा होता ही नहीं, सही, अर्थात ये कोमा लेस होता है, कोमा लेस। इसके बाद अगर मैं तीसरा बात करूं तो जेनेटिक कोड जो नॉन ओवरलैपिंग होता है, किसी के ऊपर कोई किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तीसरा मैंने बताया आपको, सही, कि तीसरा जो है ये जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग, मतलब किसी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ ना रहे, नॉन ओवरलैपिंग होता है, ये मैंने जिक्र किया, से। तो ये बेसिकली 3 जेनेटिक कोड के बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, से, जिसको हम लोग समझे। अच्छा लगा हो मित्रों, मैंने बहुत अच्छे से अभी जेनेटिक कोड के बारे में बताया कि प्रोटीन बनने के लिए क्या हमारे शरीर में जरूरत होती है, से किस तरह से जेनेटिक कोड ये कार्य करता है। जेनेटिक कोड मुख्यतः जो है वो नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन रहता है, जो मुख्यतः AUGC से है। AUGC अभी बताया थे, AUGC के रूप में कार्य करता है, से। एडेनिन होती है, यूरासिल होती है, ग्वानिन होती है और साइटोसिन होती है, सही है। यही तीनों कोडोन मिलकर से मुख्यतः हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, सही है। तो मैं पीछे मैं अभी इसी वीडियो में मैं पीछे आपको दिखाया था कि किस तरह से सिंगलेट नेचर का काम करता है, डबलेट नेचर का कोडोन किस रूप में काम करता है, से, और ट्रिपलेट नेचर का कोडोन किस रूप में काम करता है। इन तीनों को मैंने समझाया अभी, से। और हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि से मतलब कोडोन कितने तरह से काम करते हैं, तो 64 कोडोन रहते हैं, सही। और हमारे शरीर में मतलब कितने अमीनो एसिड कम से कम चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो वहीं देखेंगे तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड कम से कम हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, सही। और प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम, सही। इसलिए राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का घर, से। प्रोटीन फॉर्मेशन का हाउस है, ऊर्जा, मतलब ये जो है प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन की ये फैक्ट्री है, एक तरह से इस तरह से समझा जाए तो यह आपको हर एक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम देगा। मैंने बहुत डिटेल से आपको जेनेटिक कोड के ऊपर चर्चा किया, से, और बताया कि जेनेटिक कोड किस रूप में काम करता है, सही है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, सही है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है। अगर और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, सही है। और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि आने वाले वक्त में मैं और अच्छा वीडियो से किसी न किसी टॉपिक्स पर बनाऊँ। मैं पुनः एक बार फिर से सब लोग को धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही है। वेलकम ऑल ऑफ यू, सही है। थैंक यू सो मच।